बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंज़ीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अमेरिका में सदारती इंतखाबात फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। एक तरफ बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं पब्लिक पोल्स क्या हैं, इस वक्त कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा मकबूल है। अवामी जो पोल्स हैं उसके मुताबिक जो बाइडन कितना आगे हैं सदर ट्रंप के हवाले से, उस अवाम क्या सोचते हैं। और हमने देखा तारीख़ी तौर पे अमेरिकन इलेक्शंस में जो पब्लिक पोल्स होते हैं वो इलेक्शन के दिन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यकीनन उनसे ट्रेंड्स का पता चलता है, रुझान पता चलता है, अमेरिका के अवाम क्या सोच रहे हैं उसका तो पता चलता है, लेकिन फ़ैसला इलेक्शन वाले दिन ही होता है। सदर ट्रंप के तर्ज़ सियासत के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स पूरी दुनिया में ही हमने सुने। पाकिस्तान में भी इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। वो अनकन्वेंशनल एक सियासतदान हैं, गैर रवायती उन्होंने सियासत की। बहुत सारी चीज़ों पे उन पे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लेकिन उसी गैर रवायती सियासत को लोग पसंद भी करते हैं। तो उनके लिए बड़े चैलेंज क्या होंगे, हमारे खित्ते पे इसका क्या असर होगा, इन तमाम इशूज़ पे आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है खुसूसी तौर पे, जिसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे साजिद तारड़ साहब से, जो कि एडवाइज़र है सदर ट्रंप के, और ही इज़ को चेयर ऑन मुस्लिम वॉइसेस फॉर ट्रंप। और अगर हम सदर ट्रंप की सियासत में देखें तो बड़ी अहमियत है इस बात की कि जो ओवरसीज़ है वहाँ पे बिलखुसूस जो मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका में मौजूद है उनको इस इलेक्शंस में वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, और माजी की कैंपेन में उनका क्या इस हवाले से कहना था, उनका क्या ओपिनियन था। तो कुछ उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ सेनेटर शहरी रहमान साहिबा होंगी, जो पाकिस्तान की सफ़ीर थी अमेरिका में। उन्होंने बड़े क्लोजली अमेरिकन सोसाइटी को अपने सियासी फ़ैसले करते हुए देखा है। वो सीनियर सियासतदान भी उनसे बात करेंगे। और आखिरी जो हमारा सेगमेंट होगा आज के प्रोग्राम का, उसमें हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट होंगे पाकिस्तान से जो अमेरिकन इलेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं, एज़ यू कैन सी, साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, वेलकम टू माय प्रोग्राम जी। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत से वक्त निकाला। एंड आई नो इट्स अर्ली मॉर्निंग इन USA। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो सदर ट्रंप के लिए आपके ख्याल में, बीइंग पार्ट ऑफ हिज कैंपेन, आपके ख्याल में बड़े चैलेंज क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। सबसे बड़ा चैलेंज कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा कि 96%, मेरे पास 92% फिगर था, लेकिन कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि 96% मीडिया कवरेज एंटी ट्रंप है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि CNN जर्नलिज्म छोड़ के सियासत में आ चुका है, और इस तरह के कई और न्यूज चैनल्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक 2016 से लेकर आज तक मैनिपुलेट कर रहे हैं माइंड ऑफ द वोटर्स। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सही। उसके अलावा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपने खुद बताया कि ही वाज नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन, तो उन्होंने सियासत से हट के अपना मैंडेट डिलीवर करने की कोशिश की। अब सारी दुनिया को उनके जलसे जुलूस नजर आ रहे हैं जिसमें तिल रखने की जगह नहीं होती। सारी दुनिया को नजर आ रहा है कि 33.1% GDP ग्रोथ, जो कि अनप्रेसिडेंट है इस दुनिया में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त नजर नहीं आ रही। तो CNN और कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं जो मैं उनको कहता हूं कि विक्टिम ऑफ CNN, उनको नजर नहीं आ रही। और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं डिवाइड करूंगा रेस को 3 चीजों में। जी। एक सन बेल्ट है, एक रस्टिक बेल्ट है, और एक फ्लोरिडा है। इनको आप स्विंग स्टेट्स भी कह सकती हैं आप, ये दूसरा ना। लेकिन इसमें ये मैं कहूंगा, अब रस्टिक बेल्ट उसको क्यों कहा जाता है? रस्टिक बेल्ट इसलिए कहा जाता है कि वहां से सारे जॉब्स जो हैं वो आउटसोर्स करके चाइना भेज दिए गए थे। हमारी फैक्ट्रियों को रस्ट लग चुका है, इसलिए उनको रस्टिक बेल्ट कहा जाता है। अब वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब को किस तरह हराया जा सकता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट के सामने खड़े हैं पहले एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट। सबसे पहला चैलेंज उन्होंने आंखों में आंखें डाल के, आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं देख सका चाइना को, और वो देख रहे हैं। जाबे वापस लाने के लिए प्री कोरोना पीरियड में आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट 3.4% थी, तो उनको किस तरह हराया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया में फ्रैकिंग होती है, कानकुनी होती है उस एरिया में, और वहां पे डोनाल्ड जो बाइडन है उनका खुला स्टांस है कि वो आते फ्रैकिंग को बंद कर देंगे। तो वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरह हार सकते हैं। अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि इस वक्त जो बाइडन साहब का सबसे बड़ा नारा यह है कि वो उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री को भी बंद कर देंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ऑयल इंडिपेंडेंट है और गैस और ऑयल का
वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। अच्छा, वो कहते हैं वो भी बंद कर देंगे। वो टेक्सास से किस तरह जीत सकते हैं जहां सारी इकोनॉमी ऑयल अच्छा, पे मैं खड़ी जो है। बाइडेन जो मैं जो प्ली ले रहे हैं मैं उसके ऊपर भी आऊंगी, लेकिन अगर मैं एक और चैलेंज जिसके हवाले से मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है और सदर ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी वहाँ पे हमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती रही हैं, वो कोविड का चैलेंज है, कोविड की सूरत हाल है। आप समझते हैं कि कोविड की मैनेजमेंट के हवाले से जो क्रिटिसिज्म होता रहा सदर ट्रंप की, जो वोटर की माइंडसेट है या वोटर की ओपिनियन है, उसके ऊपर उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट होगा वोटिंग वाले दिन? देखिए, कोविड जो सबसे पहले तो एक मैं बताना चाहूंगा कि कोविड के लिए कोई भी दुनिया में तैयार नहीं था। कोई भी कंट्री अगर कहा जा सके तो दुनिया में तैयार नहीं था। अमेरिका की बदकिस्मती है कि जिस साल कोविड आया है या इलेक्शन का साल था और पार्टी डेमोक्रेट पार्टी, उनके पास मैंडेट नहीं है। वो किस चीज पे सियासत कर रहे हैं? वो कोविड पे सियासत कर रहे हैं, रेस कार्ड पे सियासत कर रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन साहब खुद एक अफ्रीकन अमेरिकन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन, बराक हुसैन ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट थे, आज वो रेस का कार्ड खेल रहे हैं। तो 2 दफा अमेरिका ने उनको पिक किया। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अफ्रीकन अमेरिकन यहाँ पे सियाह फार्म पॉपुलेशन का सिर्फ 14% हिस्सा है। उसके बावजूद अमेरिका ने उनको वोट दे के 2 दफा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा डेमोक्रेट पार्टी को चैलेंज ये है, ना उनके पास मैंडेट है, ना उनके पास लीडरशिप है। उसकी वजह यह है कि जो बाइडेन है वो एक 47 ईयर से वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए एक थके हुए वकील हैं प्रोफेशन के लिहाज से, और 47 साल की इतनी ज्यादा लीडरशिप के बाद अब वो थक चुके हैं। यहाँ पे अंदेशा है, लोगों को खतरा है कि अगर वो जीत गए खुदा ना खास्ता तो गवर्नमेंट चलाएंगी कैमला हैरिस और हंटर बाइडेन, जिसके उनका लड़का जो कि करप्शन में बुरी तरह इन्वॉल्व है। उसके स्कैंडल यूक्रेन, रशिया और चाइना से सारी दुनिया के सामने पड़े हैं। या एफबीआई के पास 1 साल से उसका लैपटॉप मौजूद था जिसमें उसकी नाजेबा तस्वीर और उसकी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट की ईमेल थी। लेकिन यहाँ पे एफबीआई में ओबामा अपॉइंटेड लोग बैठे हैं, उन्होंने इसका कोई बाहर खबर नहीं निकाली। और दूसरा, 96% एंटी ट्रंप जो मीडिया कवरेज है, सीएनएन उसको तवज्जो नहीं देता। उनकी हर बात को कवर किया जाता है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। अगले दिन उन्होंने हद क्रॉस की इस चीज की कि उन्होंने कालों को कहा, यहाँ पे सियाह फार्म को, कि इफ यू डोंट वोट फॉर मी इट मींस यू आर नॉट ब्लैक इनफ। इससे बड़ी रेस कार्ड किस तरह यूज किया जा सकता है? लेकिन सीएनएन उसको कवर नहीं कर रहा है। यहाँ पे जेनी डरकर्स जो सियाटल की मेयर थी, उन्होंने वहां पे दंगा मुश्ती को समर लव का नाम दिया। उन्होंने एक चाप सिटी वहां बनाया। ये और एक और बात यहां कहूंगा कि सबसे ज्यादा हद क्रॉस की है यहाँ पे कोमो साहब ने, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर है। उन्होंने $1 बिलियन पुलिस की डिफंडिंग कर दी। असल में डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन तो ये खुद चला रहे हैं। न्यूयॉर्क में क्या हुआ, उनकी डिफेंडिंग पुलिस का रिजल्ट ये था, क्राइम रेट 166% बढ़ गया, 51% मर्डर रेट बढ़ गए। सो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल प्लेयर्स हैं वो समहाउ, आप समझते हैं कि वो टीम अप हुए हुए हैं अगेंस्ट ट्रंप? नहीं, देखिए, टीम अप, एक तो मैं आपको ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को ना सिर्फ अपनी पार्टी के अंदर से भी, उनको हम राइनोस कहते हैं, पार्टी एंड हाफ का सामना है। एक तो डेमोक्रेट पार्टी उनके खिलाफ है, दूसरे ऐसे सेनेटर और कांग्रेसमैन जो कि 40-40 साल से व्हाइट हाउस में वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। हम उनको राइनोस कहते हैं, रिपब्लिकन्स इन द नेम ऑफ ओनली। तो वो उनको भी मुखालफत है। उनको भी नजर आता है कि उनकी दुकानदारी भी बंद हो रही है। उनको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करने से रोकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी वॉर, और आधे उसमें अगले दिन उन्होंने खुद बताया कि मेरे एंटी वॉर एजेंडे की वजह से आधे आर्मी जर्नल मेरे खिलाफ है। और ये इन चीजों को, डोनाल्ड ट्रंप इज अ यूनिक पर्सन, ही इज अ यूनिक लीडर। मैं उनको पॉलिटिशियन नहीं कहूंगा, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज़ वो पॉलिटिशियन है नहीं। जिन रियासतों में हम देख रहे थे कि 2016 में जहाँ पे सदर ट्रंप के जीतने का फैसला कुन अगर मरहला था वो हुआ, अभी वहाँ पे जो पोल्स हैं वो काफ़ी नेक टू नेक वाले मुकाबले की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या आप लोगों ने जो इंटरनल पार्टी के पोल्स हैं वो भी करवाए हैं, कुछ सर्वेज, आपको अंदाज़ा है कि क्या उन स्टेट्स का माइंड चेंज होगा, या उन स्टेट्स में आप समझते हैं कि नहीं, रिटेन करेंगे, सस्टेन करेंगे ट्रंप अपनी मकबूलियत को भी और अपने वोट बैंक को भी? जी, मैं उसी तरह आना चाहूंगा। ये बिल्कुल, ये जो पोल आप बता रही हैं, ये ज्यादातर सीएनएन
और दूसरे जो लेफ्ट साइड के मीडिया विंग हैं उनके पोल हैं। और अगर आप पोल की बात करती हैं तो मैं यहां से आपके नाम का भी पोल निकलवा सकता हूं कि सारे पोलस्टर जो होते हैं पेड होते हैं। पोल हमारे भी नजर आ रहे हैं, बल्कि खासकर आपका मीडिया उसको पिक नहीं कर रहा। बाय मिस्टेक CNN ने ये जिस तरीके से भी 2 दिन पहले उन्होंने भी खुद किया था कि डोनाल्ड ट्रंप इज कैचिंग अप रैपिडली, बाय ये मेरे ख्याल में गलती से उनके लग गया। फॉक्स जो कि थोड़ा सा लीनिंग है डोनाल्ड ट्रंप वाली साइड पे, उन्होंने तो बल्कि अगले दिन यहाँ पे खबर लगाई थी fox.com पर कि जो पोलस्टर्स हैं उन्होंने वार्निंग दे दी है वाइस प्रेसिडेंट साहब को कि डोनाल्ड ट्रंप इज लीडिंग इन सर्टेन वेज। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा आपको कि ये पोल्स, सारी दुनिया पोल्स की बात करती, नंबर्स की बात करती है, लेकिन आपने देखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब की रैलीज में तिल दर्रे की जगह नहीं होती। लोग 2-2 दिन आगे पहले खड़े हो जाते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट डिलीवर किया है उसको आप इग्नोर किस तरह करेंगे? और जिस तरीके से बराक हुसैन ओबामा साहब कंट्री को रेशियल बेसिस पे डिवाइड करके गए थे, उसका क्या बनेगा? और अभी तक मैं ये भी आपके देखने वालों को कहूंगा, अभी तक कंट्री में, अमेरिका में व्हाइट पॉपुलेशन हर कम्युनिटी से अच्छा साजिद साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइए, ठीक है, आखिर में मुझे ये भी बताइए कि सदर ट्रंप को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मैं इलेक्शन के नताइज मानूंगा मुकम्मल तौर पे अगर मैं जीत गया? क्या वो ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है इसमें कुछ फ्रॉडुलेंट चीज़ें भी हो सकती हैं? उन्होंने इससे पहले एक बार कहा था कि वो कोर्ट जा सकते हैं इसको चैलेंज, तो व्हाई इज़ ही थिंकिंग लाइक दैट? क्या जब जैसे आप कह रहे हैं कि तिल धरने की जगह नहीं है, तो उनको तो बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? देखिए वो थ्रेट क्या है? वो थ्रेट ये है कि इस वक्त अमेरिका में जहां जिन जिन स्टेटों में डेमोक्रेट गवर्नर हैं, जिस तरह न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है, जिस तरह अगले दिन मिशिगन में गवर्नर ने, डेमोक्रेट गवर्नर ने उनकी रैली में जाने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की। सही। एक तो ये वजह है। जिस तरीके से डेमोक्रेट गवर्नर्स और डेमोक्रेट मेयर्स अपने सिटीज को लॉकडाउन करके बैठे हैं 4 नवंबर तक, वो समझते हैं इकोनॉमी को नीचे गिराएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हारेंगे। इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं अमेरिका में। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी में बिजनेसेस जो हैं उनको बोर्डेड अप कर दिया बिजनेस ओनर्स ने नवंबर 3 के लिए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि होता क्या है कि जब रॉयट्स निकलते हैं, जब लोग आग लगाते हैं बाहर निकल के प्रॉपर्टीज को, उनकी पुलिस को ऑर्डर दे दिया जाता है डेमोक्रेट मेयर्स और गवर्नर्स की तरफ से कि आपने इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी, आप इनको जलाने दे जो जलाते हैं। तो हालात ये हो। और दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अमेरिका में पोस्टल सिस्टम जो है वो नाकाम है। यूपीएस और फेडेक्स यहाँ है, उनकी तरक्की का सीक्रेट यही है कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन हैज फेल्ड अमेरिका सिंस ईयर्स, लॉस में जा रहा है, और उनके पास सलाहियत ही नहीं है कि मेल इन बैलेट को हैंडल कर सकें। यहाँ पे पहले खबरें आ रही हैं कई कि वो ट्रैश कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, और अमेरिकन हिस्ट्री में ये प्रेसिडेंट मौजूद है कि मेल इन वोटिंग के जरिए फ्रॉड होता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी तरफ अपना साजिद तारिक साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड वी विश यू गुड लक। और 3 नवंबर को ज़ाहिर है हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा भी बात हो, क्योंकि जो असल फैसला है वो तो इलेक्शन वाले दिन होना है, जब अमेरिकन्स बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। और जितने आपने इश्यूज़ बताए हैं, यकीनन ये सूरत हाल ऐसी है कि लग रहा है बहुत वाजे, बहुत ऑब्वियस ये नज़र आ रहा है कि ये एक बहुत ही हीटेड किस्म का, एक इंटेंस सिचुएशन में, इंटेंस माहौल में होने वाला इलेक्शन है। तो ये तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर भी वो रही हैं अमेरिका में। तो उनसे बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस ट्रेंड्स के हवाले से, इम्पैक्ट हमारे रीजन के ऊपर और दुनिया के ऊपर क्या होगा। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मारूफ सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा से, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर भी रह चुकी हैं। अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से वहाँ पे जो अभी तक ट्रेंड सामने आए हैं, कुछ उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे, और क्या इम्पैक्ट वो देखती हैं हमारे रीजन में। बिलखुसूस अगर देखा जाए तो जाहिर है कि अमेरिका के कौन सदर होंगे, ये चीज़ हमेशा बड़ी अहम रही है। सेनेटर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी।
जी, अस्सलाम वालेकुम। शहरी रहमान साहिबा, ज़ाहिर है आप बहुत करीब से अमेरिका के लोगों की सोच को देख के आई हैं, और जो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसा होता है कि किसी प्रेसिडेंट को दूसरी टर्म ना मिले। इस वक्त अगर हम पोल्स देखें तो 2016 की तरह ही लग रहा है कि जो रिपब्लिकन की जो कह लीजिए मकबूलियत है वो, और डेमोक्रेट्स की मकबूलियत के ग्राफ तकरीबन 2016 जैसे ही हमें नज़र आते हैं। लेकिन आप किस तरीके से देखती हैं जो अभी तक पोल्स सामने आए हैं, जो सदारती इंतखाबात के हवाले से जो डिबेट थी आपने वो भी फॉलो की, तो आपको क्या नज़र आती है सारी सूरत हाल? जी शुक्रिया। सूरत हाल इस वक्त काफ़ी अमरीकी पॉलिटिक्स के हवाले से भी दूसरे इलेक्शन से फ़र्क है। वहाँ पे जो भी इस वक्त कोविड और बेरोजगारी का एक वो चल रहा है, लहर चल रही है, उसका भी इस इलेक्शन पर खासा असर हो सकता है। और इस वक्त तो वो कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है 2 कैंप्स हैं और बड़ी एक तकसीम की सूरत हाल है वहाँ, जो नॉर्मली अमेरिकन इलेक्शन में इतनी नहीं होती है। उनकी 2 बड़ी पार्टीज जो हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, हद तक नज़्मो ज़ब्त और एक दायरे में रहती हैं जिसमें वो डिबेट्स को तामीरी शक्ल इस वक्त ऐसी नहीं है। एक तो अमेरिका खुद बहुत बड़ी तकसीम का शिकार है। आपने देखा है कि सिया फार्म राइट्स ने भी और अनरेस्ट ने भी काफ़ी कुछ वहाँ इस वक्त चेंज लाया है। बातें बहुत हो रही हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट की कैफियत है, और जो इलेक्शन इस वक्त है उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक तो कुछ लोग कहते हैं कि पोल्स जो हैं, जो उनके बताते हैं इस वक्त सूरत हाल, रुझान वोटर्स का, वो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं प्रेसिडेंट ओबामा के साथ, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, और कमला हैरिस जो उनकी टिकट पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन तो इलेक्शन डे है, सही भी है। इलेक्शन डे की जो अपनी डायनामिक्स होती हैं उसका कोई मुतबादिल नहीं है, और उसको आप नहीं कह सकते पहले से कि जी फला जीत रहा है। और बहुत सारे लोग जैसे मिसेस क्लिंटन को समझ रहे थे वो जरूर जीतेंगी पिछली दफा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा है कि उन्होंने एक कंट्रोवर्सी थी वहाँ शुरू हो गई है। एक तो रशियन इंटरवेंशन की बात बहुत हुई है, फिर वहाँ पे ओवरसीज वोटिंग और वोटर फ्रॉड की अभी से बात बहुत और मुतनाज़ा एक लाइन तफरीक हो चुकी है लोगों के दरमियान। अच्छा, मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि वो पहले से ही कह रहे हैं कि फेक बैलेटिंग है और जो बाहर से वोट कास्ट किए जा रहे हैं उसके ऊपर भी उनका एतमाद नहीं है। उन्होंने अपना मैनेजर भी अभी कुछ महीने पहले तब्दील किया था। वो बहुत सारी चीज़ों पे जो तरीक़ेकार सदर ट्रंप अपनाते हैं, लोग कहते हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपको भी लगता है कि उनका अनप्रिडिक्टेबल होना भी काफ़ी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके बारे में शायद लोग बहुत श्योर नहीं हैं? पोल्स जो मर्जी कहते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा तंजीला, क्योंकि बहुत सारी उनके जो एक्शंस रहे पिछले 4 साल में वो बिल्कुल किसी ढांचे में प्रेडिक्टेबिलिटी के नहीं आते, और बहुत सारी बातें उनकी की जाती हैं कि वो उनके बहुत सारे लोग मतलब हटाए भी गए हैं एक शॉर्ट टाइम में। तो एक गैर यकीनी का माहौल तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, चाहे व्हाइट हाउस हो या दूसरे महकमों में। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि वो बार बार कह भी रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि अगर उनकी पसंद का नतीजा नहीं आया इस इलेक्शन में, वो हो भी सकता है इसे अदालत में चैलेंज करें। और अभी जो उनकी एक जज वफात पा चुकी है, रूथ बाडर गिन्सबर्ग, वो बहुत मशहूर थी, उनको फिर जिस वक्त उन्होंने रिप्लेस किया तब भी उन्होंने कहा कि अब मैं हो सकता है कि मैं अदालत में ले जाऊं इस इलेक्शन को, और फिर अदालत के बाद वो एक खटाई में पड़ जाएगा। और फिर उनके हाउसेस भी एक हिस्सादार होते हैं, सेनेट और अपना खासतौर से सेनेट, ये सेटल करने में इन इशूज को। तो ये एक
इस वक्त बड़ी खासा अभाव है, और कैफियत जो नॉर्मल इलेक्शन में होती है अमेरिकन इलेक्शन में वो नहीं है। अच्छा, आपने कुछ फैक्टर्स का है। जिक्र किया कि ये वो फैक्टर्स हैं जो शायद डिसाइसिव हो सकते हैं। अगर हम सदर ट्रंप के 4 साला दौर को देखें तो माइनॉरिटीज़ और जो ब्लैक कम्युनिटी है और जो ओवरसीज़ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशंस में रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो रवैया रहा सदर ट्रंप का इन सारी कम्युनिटीज़ की तरफ, और हमने देखा कि जो बाइडन ने उन्हीं कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा एड्रेस किया है, तो वो जो अनरेस्ट है वो रिफ्लेक्ट होगा क्या? अमेरिकन पॉपुलेशन यूजुअली इस तरह की इश्यूज पे रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि हिस्टोरिकली जैसे मैंने कहा कि यूजुअली वो दूसरी टर्म देना पसंद करते हैं, या उनका रुझान हमेशा से ये रहा है? जी, बहुत अहम बात है, ये दूसरा टर्म प्रेफर ही करते हैं। लेकिन आजकल की सूरत हाल में जैसे मैंने कहा, ये हमने बहुत सालों नहीं देखा इस तरह का मुतनाज़ा जो कहते हैं माहौल, और डिबेट्स भी ऐसी हुई कि वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे पर तनकीद का निशाना बनाया गया, जो नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। तो हर सूरत हाल में अमेरिका का एक जो मल्टीलैटरलिज्म रहा था उससे भी अमेरिका को पीछे हटाया गया है, और ग्लोबल लीडरशिप के हवाले से भी बहुत बातें हुई हैं, और वो अपना जो सियासी बेस है, जो वाइट अमेरिका है, जो जिसे कहते हैं ब्रेक्स वगैरह, उन पर उन्हीं को फेवर करते हैं, जिससे बहुत सारे वहाँ कम्युनिटीज जो हैं, खासतौर से इमिग्रेंट्स और उनकी पॉलिसीज खासी मुतनाज़ा भी हुई हैं, और उन पर बहुत डिबेट भी है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अच्छा, हमारे रीजन की अगर बात करें, हमारे रीजन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आप देखती हैं? क्योंकि हम अगर सदर ट्रंप का कोई एजेंडा उस तरह से देखें तो हमें कुछ सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे नज़र नहीं आई कि सिवाय अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर, और वहाँ पे भी वो कोई विन विन सिचुएशन अभी तक अपने यहाँ लेके नहीं जा सके हैं। तो आप क्या समझती हैं उनका सेकंड टर्म में आना हमारे रीजन को, ईरान के साथ जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे यहाँ नई अलायंसेस हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे कैसे असरअंदाज होगा? जी, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये तयशुदा बात एक वाजे की है खारजा पॉलिसी के हवाले से और हमारे खित्ते से के हवाले से, हमारे कॉन्टिनेंट के हवाले से, कि उनका जो जिसे कहते हैं पहला टारगेट और हदफ पॉलिसी मेकिंग का, जिसको वो खतरनाक समझते हैं या जिस पर सामने वो खड़े होना चाहते हैं, वो चीन है। ठीक है, सबसे पहले, और उनकी अब डिफेंस पॉलिसी और उनके दूसरे पोस्चर्स जो हैं, मिलिट्री पोस्चर्स भी, वो इस बुनियाद पर मबनी है कि चीन का मुकाबला उन्हें नजर आ रहा है अपना जैसे एज द मेन, यानी वो अपना जो तरजीह जिस पर दे रहे हैं वो चीन के मुकाबले में, चाहे वो तिजारती अमूर पे हो या वो दिफाई हो, साउथ एशिया पैसिफिक रीजन में हो। ठीक है, आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, जो बाइडन क्योंकि सदर बराक ओबामा के नायब सदर थे, वो बड़े अरसे से एक पुराने सियासतदान हैं अमेरिकन सिस्टम में, बहुत अरसे से वो काफ़ी उनकी पेनिट्रेशन भी है, काफ़ी उनकी फॉलोइंग भी है। आपको लगता है, आप अमेरिका में रही हैं और जाहिर है एक जब आप सहाफ़ी थी तब भी आप कवर करती थी, अब आप पॉलिटिशियन हैं तब भी आप देखती हैं, क्या अमेरिका में पर्सनालिटीज़ को उस तरीके से जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उनको कोई अपर हैंड, कोई प्रायोरिटी, कोई प्रेफरेंस उस तरह से मिलती है जैसे हमारे यहाँ मिलती है? जी बिल्कुल, वहाँ पर्सनैलिटी और पैसा, दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इलेक्शन में, और पर्सनैलिटीज भी बहुत मैटर करती हैं। पर इस वक्त जो बाइडन हैं, उनके कैंडिडेट पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिन्होंने खासा जोर लगाया हुआ है इस वक्त हर तरफ से, प्रेसिडेंट ओबामा भी उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, और जो बाइडन जिसे कहते हैं एक नोन फिगर हैं, जो अपने आप को एज अ स्टेबल, यानी कि अमेरिका को फिर से एक मल्टीलैटरल ऑर्डर में लीडरशिप की, ग्लोबल स्टेज पे लीडरशिप की पोजीशन पे लाना चाहेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने हर चीज से मोहतात की बात की है, क्योंकि वो अब ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहते जहां आजकल की जो तकसीम की, नेशनलिज्म की सियासत हो रही है, वहां उन पर ये इल्जाम लगे कि वो अमेरिका को पहला नहीं बना रहे, जैसे अमेरिका फर्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं, और उनका बहुत पावरफुल बयानिया है, और उस हवाले से वो भी थोड़ा
इस बयानिए की वजह से अपनी जो पॉलिसीज हैं, शायद माजी की होंगी, ओबामा की होंगी, उनको मॉडरेट वो करते हैं। सही, थैंक यू सो मच शरी रहमान साहब हमसे बात करने के लिए। और यकीनन जिस सोसाइटी के डिवाइड की आप बात कर रही हैं, इसको एक्सपोज किया जब सदर ट्रंप सियासत में आए और जिस तरीके की उन्होंने सियासत की, जिस तरीके की उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि अमेरिका ऐसा ही है और सदर ट्रंप के आने की वजह से ये एक्सपोज हुआ कि वहाँ पे डिवाइड कितनी है और कितनी पोलराइज्ड किस्म की सोसाइटी है। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट होंगे, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं जो यूएस का इलेक्शन है अब आखिरी मराहिल में है और इस मरहले में जहाँ पर आज हम बात करें वहाँ पे वो सूरत हाल को किस अंदाज में देखते हैं। हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद करेंगे और अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ने और हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के सीनियर एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब ने जो कि सेंटर फॉर एरोस्पेस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में होते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगी। अमेरिकन इलेक्शन ज़ाहिर है हमने माजी में भी ऐसे इलेक्शन देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे तनाज़े थे और इस दफ़ा सदर ट्रंप फेक बैलेटिंग की भी बात कर रहे हैं, फेक वोटिंग की भी बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़ का पहले उन्होंने मंत्रा बहुत अरसे से उठाया हुआ है। तो आपको लगता है कि ये एक मुतनाज़े इलेक्शन जैसी सूरत हाल अमेरिका में पैदा हो रही है? उसके आसार तो काफ़ी पैदा हो गए हैं, इसलिए कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि इलेक्शन के नताइज मैं मुकम्मल तौर पे कबूल करूंगा अगर मैं कामयाब हो गया तो साहब मतलब उन्होंने एक वक्फे के साथ और फिर बड़ा जोर दे के कहा कि अगर मैं कामयाब हो गया। एक तो बात यह कि वो बड़े इस वक्त जारहाना मूड में नजर आते हैं। दूसरी बात उनकी चूंकि इब्तिदाई से ये बाय मेल बाय डाक वोटिंग पे एतराज था और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर भी इस वक्त एक जंग चल रही है कि जो मेल के जरिए वोट आएंगे वो कब तक उसका इंतजार किया जाना चाहिए। तो और ये पहली मर्तबा है अमेरिका की तारीख में कि इतने बड़े पैमाने पे इस वक्त 60% के करीब वोट पहले ही डाले जा चुके हैं, 60-65% के करीब। जी 65 के करीब तकरीबन। जी तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें गलती का एहतमाल है। हर इलेक्शन में कोई तकरीबन 1% वोट मुस्तरद हो जाते हैं। अब इस मरतबा कितने वोट मुस्तरद होते हैं मालूम नहीं, लेकिन सिर्फ इसको बुनियाद बना के हो सकता है कि सदर ट्रंप का कैंप और उनके कोई हामी हैं 40-50 हज़ार के करीब वकला हैं, वो मुख्तलिफ पिटिशंस डाल दें अदालतों में कि उन्हें जो मुस्तरद किए गए वोट हैं उनसे कोई इत्तेफाक नहीं है। तो एक बहुत बड़ा एक जवाज़ शायद वो इसको बना लें, क्योंकि पहले ही कोई 350 के करीब इलेक्शन पिटिशंस दायर हो चुकी हैं। तो जो तमाम सूरत हाल बनती नजर आ रही है उससे एक और जो बड़ा पहलू सामने आया गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान कि वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा चेन है, एक सुपर मार्केट है। तो उन्होंने 2 रोज कबल अपने तमाम स्टोरों से असलहा यानी राइफल्स, पिस्तौल और उससे मुताल्लिक जो एमिनेशन है वो अपने शेल्फ से उन्होंने उठा लिया है। कोई तकरीबन 2700 के करीब ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे वो खुल्लम खुला असलहा बेचते हैं और उनको अब कह दिया गया कि उसको आप महफूज मकामात पे पहुँचा दें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान कोई कम से कम 72% इजाफा हुआ है असलहे की खरीदो फरोख्त में। अच्छा, आपने जो सारी सूरत हाल बताई है और उससे तो जाहिर है ये आप कह रहे हैं कि बड़ा वाज़े नज़र आता है कि मुतनाज़े इलेक्शंस होंगे। अली साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल करते हुए आपके साथ भी सवाल तो यही है, लेकिन जो अभी तक ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं उसमें सदर ट्रंप की अपनी पर्सनालिटी जितने वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, जैसे इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि वो बड़े एग्रेसिव तो ज़ाहिर है जब से वो इन 4 सालों में कई मौके पे हमने देखा, तो उनकी पर्सनालिटी कितना बड़ा फैक्टर है
चीज़ों को अपसाइड डाउन आप समझते हैं कि वो टर्न अराउंड कर सकते हैं, चीज़ें तब्दील हो सकती हैं? क्योंकि अभी तक जो पोल्स हैं वो बता रहे हैं जी कि जो बाइडन की मकबूलियत ज़्यादा है, थोड़ी सी परसेंटेज का फ़र्क है, कांटेदार मुकाबला भी नज़र आता है, लेकिन सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी का फैक्टर कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो अमरीकी इलेक्शंस हैं, ये बहुत तारीख साज इंतखाबात साबित होंगे अमरीकी सियासी तारीख में, जो कि 200 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है, और उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जो फैक्टर आपने खुद आइडेंटिफाई किया, जो कि सदर ट्रंप जो हैं वो एक अनकन्वेंशनल अंदाज में सियासत कर रहे हैं, आलमी सतह पे भी और दाखिली सतह पे भी, जो कि ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल या रवायती जो अमरीकी सियासत है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की, उससे काफ़ी हट के हैं, जिसका उनको किसी हद तक फ़ायदा इस अंदाज में होता है कि उनके जो हरीफ हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन उनकी टैक्टिक्स या स्ट्रेटजी को प्रिडिक्ट करना उनके हरीफों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये एडवांटेज ऑफ सरप्राइज तो उनके लिए है। सही। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे मैं आखिर में ये पूछूंगी कि जो पब्लिक पोल्स हैं, ज़ाहिर है 2016 में और हमेशा हम इलेक्शंस में देखते रहे हैं, जो ट्रेंड्स नज़र आते हैं, 2016 में हिलरी बहुत ज़्यादा आगे थी मकबूलियत में भी, फिर उन्होंने वोट्स भी ज़्यादा लिए। अब इस दफ़ा मकबूलियत का जो ग्राफ है वो बड़ा नेक टू नेक मुकाबले वाला लगता है, तो इसमें आप समझते हैं कि कुछ मतलब हिस्टोरिकली तो हमेशा अमेरिका में दूसरी टर्म दी जाती है, बहुत कम ऐसा हुआ कि दूसरी टर्म ना मिले किसी प्रेसिडेंट को, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जो अनप्रिडिक्टेड भी हो सकती है? देखिए, इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, बड़ा कांटेदार मुकाबला है, और जिस तरह आपने खुद भी कहा कि हिलरी क्लिंटन के हवाले से बहुत पुरुमीदी थी, लेकिन वो तमाम अंदाजे और तखमीने गलत साबित हुए। तो इसलिए इस मरतबा भी अभी 2 दिन बाकी हैं, और इस दौरान सदर ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यानी वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल इंसान हैं, और उनके जो कैंपेन मैनेजर्स हैं बहुत चालाक हैं, और मालूम नहीं कि अभी उनके पास क्या चीज़ें छुपी हुई हैं जो अगले 1-2 दिन में इनडायरेक्टली वो लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। तो इसलिए कहना इस वक्त मुश्किल है कि कौन जीत पाएगा। ठीक है अली, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, एक जुमले में अगर आप कह दें हमें? मेरा मुख्तसर कमेंट इस पे ये होगा कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट थे पिछली दफ़ा इलेक्शंस में, और वो उनके लिए भी सदर ट्रंप का इलेक्शन एक सरप्राइज और शॉक था। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा उनकी कोशिश है कि वो डेमोक्रेट वोटर जो कि अमूमी तौर पे नज़रियाती या इमोशनली तौर पे तो डेमोक्रेट्स के साथ हैं, लेकिन वोट देने नहीं निकलते, ज़्यादा लोगों को निकाला जाए वोट देने के लिए, ताकि जो थोड़ा सा उनका वोट बैंक बढ़ाया जाए, जो कि लिबरल वोट बैंक है, लेफ्ट ऑफ सेंटर है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, इमिग्रेंट है, लेकिन वोट नहीं डालता। तो अगर ये ज़्यादा वोटर रैली करने में और निकालने में कामयाब होंगे डेमोक्रेट्स, तो ऑब्वियसली आई थिंक जो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। थैंक यू वेरी मच सईद मोहम्मद अली साहब और इम्तियाज़ गुल साहब हमसे बात करने के लिए। जी, गुफ्तगू आपने सुनी हमारे आज के मेहमानों की, हमने अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर किया, हमारे मुल्क में और इस खित्ते पे इस इलेक्शंस के क्या असरात हो सकते हैं, नतीजा जो भी आए, चाहे जो बाइडन आए, चाहे सदर ट्रंप को दूसरी बार उनका इंतखाब अमरीकी अवाम करें, वो सारी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अभी ज़ाहिर है फैसला कुन मरहले में US इलेक्शंस दाखिल हो चुके हैं, और हम इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन भी आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन, खुसूसी प्रोग्राम्स भी लेके आएंगे, और जो लम्हा बलम्हा अपडेट्स हैं, जैसे मेरे पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि अभी 2 दिन हैं और 2 दिनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिडिक्ट करना, स्पेशली सदर ट्रंप जैसे कैंडिडेट को सामने रखते हुए और उनके तर्ज़ सियासत को सामने रखते हुए, और जो माजी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा है उसको सामने रखते हुए कुछ भी प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है। आज के लिए इतना ही जी, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।